the death of Ismail Haniya, what Iran is feeling bad about or feeling furious about is कि अब दुनिया भर में बेइज्जती हो गई ईरान की। कोई ना कोई है अंदर ईरान के जो बिक गया है। ईरान मारने की क्षमता नहीं रखता इजराइल को, ऐसी बात नहीं है। बड़े पैमाने पे तबाही बर्बादी होगी इजराइल के अंदर, यह मामला थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे। इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है दोस्तों, दोज आर अमंग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, और इजराइल इस हथियार का जरूर इस्तेमाल करेगा अगर कन्फ्लिक्ट बढ़ती है तो। जब तक ईरान को पता लगेगा कि हमारे लोगों का यहां पे गुड नाइट हो चुका है, ये वापस तेल अवीव में जाके कॉफी पी रहे होंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, कल का वीडियो बहुत सराहा गया। लोगों ने फोन भी करा, लोगों ने मैसेज भी करा और कमेंट्स में भी उन्होंने बोला कि साहब ये हुआ कैसे, ये जरा बताइए। तो आज का वीडियो जो है दोस्तों, पूरा एनालिसिस का वीडियो है, और अगर इसका पूरा मजा लेना और पूरी बात सीखनी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, खबर कुछ ऐसी है कि तेहरान में, एग्जैक्टली इधर जहां पे मेरा ये पॉइंटर स्टाफ दिखा रहा है, तेहरान में इस्माइल हानिया को गुड नाइट बोल दिया जाता है। इसमें दो फैक्टर्स हैं। उसको मारा कैसे? अब ये बात अभी तक क्लियर हो गई है कि कोई एक्सप्लोजिव डिवाइस से वो मारा गया। ऐसा नहीं कि चार बंदा आए और ठां ठां गुड नाइट, ये नहीं हुआ। उसको एक रॉकेट से मारा गया, कोई एयरबॉर्न प्रोजेक्टाइल था जिससे मारा गया। अब देखिए, तेहरान जो है वो यहां पे है, राइट? और क्योंकि उसके बिल्कुल बेडरूम के अंदर मिसाइल घुसी है, तो साइड की वॉल से ही घुसी होगी। हम ये मान के चलते हैं कि साइड की वॉल से घुसी होगी, ये हम मान के चल रहे हैं, कुछ हम अजम्पशंस लेके चल रहे हैं, बिकॉज पूरी बात अब वो जब ईरानी अगर सच बताते हैं तो बताते हैं अभी के समय हमें यही लग रहा है कि सब साइड की वॉल से या विंडो से वो मिसाइल गई होगी। पहली चीज। दूसरी बात यह है कि ये जो एरिया है, जाहिर सी बात है, बिल्ट अप एरिया है, यानी कि आसपास भी उसके घर होंगे, अकेला घर तो होगा नहीं बीच में। तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि ये अगर हम सोचते हैं कि इजराइल ये इजराइल है, यहां से इजराइल कोई मिसाइल फायर कर रहा है और यहां पे आके घर के अंदर घुस रही है, तो इतनी एक्यूरेसी तो भाई अमेरिका के पास भी नहीं है, ठीक है? और अगर है भी कि 15, 20, 25 मीटर दाएं बाएं लग जाए मिसाइल, अगर ऐसी एक्यूरेसी है भी, तो वो फिर टॉप डाउन वाला मामला है। जहां तक मुझे समझ में आता है, किसी ने रॉकेट फायर करा है और फायर करा है लाइन ऑफ साइट, बिल्कुल सामने जैसे राइफल फायर होती है ना, वैसी रॉकेट। जैसे कि हम एंटी टैंक मिसाइल्स फायर करते हैं, लाइन ऑफ साइट पे फायर करते हैं या रॉकेट लॉन्चर चलाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रॉकेट लॉन्चर से हुआ है, मैं कह रहा हूं कि द मेथोडोलॉजी कुड बी सिमिलर। अच्छा, एक तो यहां पे इसको गुड नाइट बोल दिया और सिक्योरिटी गार्ड को भी गुड नाइट बोल दिया, वो बेचारा फंस गया बीच में, कोलैटरल डैमेज। ईरान क्यों परेशान हो गया और खमैनी ने यह क्यों बोला कि हम बदला लेंगे, अब जंग होगी इजराइल के साथ, ऐसा क्यों बोला? मैं आपको बताता हूं दोस्तों। चाहे डायरेक्टली सपोर्ट करे ना करे, जो मुस्लिम स्ट्रीट है, मुस्लिम स्ट्रीट की बात कर रहा हूं मैं, ये जो शेख हैं, अमीर हैं, बादशाह हैं, सुल्तान है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं स्ट्रीट की बात कर रहा हूं। जो सड़क वाले लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो फिलिस्तीन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, जो मुस्लिम्स हैं। और वो मुस्लिम्स दुनिया में कहीं पर भी हों, फिलिस्तीन के लिए एक खास जगह है दिल में। मुझे आज तक लॉजिक समझ में नहीं आया, दोस्तों। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं छोटा सा। ये सऊदी अरब है, ठीक है? सऊदी अरब सीधा सीरिया में जाके दे दनादन करता है, ठीक है जी, दे दनादन करता है, ठीक है जी। हूथियों के पीछे पड़ता है यहां पे इस एरिया में, 3 लाख से ज्यादा लोग मार देता है। किसी के मुंह से चूं तक नहीं निकलती कि भाईजान आपने यहां पे 3 लाख बंदे मार दिए। यार मतलब 3 लाख किसी को पता ही नहीं है। लेकिन यहां पे एक बड़ा इमोटिव इशू है, बड़ा इमोशनल इशू है। और इससे बड़ा इमोशनल इशू ये है कि ईरानियों को अब, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया से पंगा ले रहे हैं,
ईरानी जो है वो अमेरिका से पंगा ले रहा है, यूरोप से पंगा ले रहा है, वो इजराइल से पंगा ले रहा है। सारी दुनिया के सामने एक अकेला मुल्क खड़ा हुआ है वेस्टर्न, जिसको कहते हैं कि सिविलाइजेशन के आगे, ईरान। और ईरान सबको कह रहा है कि मैं देखना इनकी खिड़कियां खड़काता हूं। वहां ईरान के अंदर घुस के ईरान के स्टेट गेस्ट, और स्टेट गेस्ट से कम उसकी औकात नहीं थी, स्टेट गेस्ट से कम उसकी औकात नहीं थी, स्टेट गेस्ट को निपटा दिया। वो राष्ट्रपति से मिला, उसको फॉर्मली इनवाइट करा गया था। वो रह कहां रहा था, देखो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इस्माइल हानिया जो था वो कतर में रहता था। इसका कहते हैं एक आध अपार्टमेंट तुर्की में भी था, अंकारा में, ऐसा लोग बताते हैं। लेकिन इसकी परमानेंट रेजिडेंसी कतर की थी। 3-4 अरब डॉलर का मालिक, रईस, वेरी रिच। ये सारे के सारे हमास के जो टॉप ब्रास हैं, ये दीज आर वेरी रिच पीपल। मतलब इनके पास डॉलरों की कमी नहीं है, गाड़ियों की, नौकर चाकर महल की कमी नहीं है। हाँ, वो फिलिस्तीनियों को मरवाते रहते हैं, लेकिन दे देमसेल्व्स आर एक्सट्रीमली रिच, दे आर बिलियनर्स। आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे जाके। एनीवे, यहां से बंदा फ्लाइट पकड़ता है और सीधा पहुंचता है तेहरान, ठीक है जी। और तेहरान में ये प्रेसिडेंट के इनॉग्रेशन में जाता है। इसका मतलब इसको इन्विटेशन मिला होगा। और अगर प्रेसिडेंट यानी कि हेड ऑफ स्टेट ऑफ तेहरान से इन्विटेशन मिला, इसका मतलब ये स्टेट गेस्ट है। जैसे दूसरे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, राष्ट्रपति आ रहे हैं, जिनके साथ भी इनके अच्छे संबंध हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं, उस लेवल का इसको प्रोटोकॉल दिया गया। और है भी है सो कॉल्ड कोट अनकोट फिलिस्तीन मूवमेंट का हेड। सो कॉल्ड है, हमास का पॉलिटिकल हेड था ये। लेकिन लोगों के दिमाग में तो ये कि साहब यही है जो फिलिस्तीन का पूरा जो जंग चला रहा है, एवरीथिंग। अच्छा, ईरान के जो कैपिटल है तेहरान, इसके बीच में मारना ये ईरानियों के लिए बड़ी बेइज्जती है कि आपके मेहमान को मार दिया और आपको पता नहीं लगा, आप उसको बचा नहीं पाए, आप उसकी हिफाजत नहीं कर पाए। ईरान इज फीलिंग इंसल्टेड मोर देन द डेथ ऑफ इस्माइल हानिया। इस्माइल हानिया की डेथ तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोर देन द डेथ ऑफ इस्माइल हानिया, व्हाट ईरान इज फीलिंग बैड अबाउट और फीलिंग फ्यूरियस अबाउट इज कि अब दुनिया भर में बेइज्जती हो गई ईरान की। एक और चीज ईरान को पता है, और ये ईरान धीरे धीरे, मैं आज आपको बता रहा हूं, आप देखना कि महीने भर के अंदर कुछ ना कुछ खबर निकलेगी। अगर निकलती है तो एक खबर जरूर निकलेगी कि इसको आखिर मारा कैसे। अगर आप इजराइल से, इजराइल यहां पे है, अगर आप इजराइल से या फिर आप जॉर्डन से या इराक से या सऊदी अरब से कहीं और से मिसाइल मारते तो एक बात समझ में आती कि साहब आसपास के लोगों ने धोखा। ये मिसाइल बगल से मारी है, ये मिसाइल बगल से मारी है, ये हवाई जहाज से नहीं मारी है, ये किसी ने जमीन पे रख के या पैरेलल उससे रख के ठोकी अंदर, जहां तक हमें पता लग रहा है अभी। आई कुड बी रॉन्ग इन माई एनालिसिस, बट जहां तक पता लग रहा है कि सामने से मारी है। ये घुसा कैसे मिसाइल लेके अंदर कोई बंदा? यानी इनकी जेल में सुरंग है। उस शोले वाला डायलॉग याद है ना, इनकी जेल में सुरंग है भाई। कोई ना कोई है अंदर ईरान के जो बिक गया है, कोई ना कोई है जिसको मोटे पैसे मिले हैं इजराइल से, कोई ना कोई है जिसने पूरी सिक्योरिटी लीक करी है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। आप एक सेफ हाउस में बैठे हैं, इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड आपको सुरक्षा दे रही है, आपको सिक्योरिटी दे रही है, आप एक हेड ऑफ स्टेट हैं। आप इन सब के लिए, पाकिस्तान के लिए भी, अफगानिस्तान के लिए भी, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, इराक, सीरिया, ये सब के लिए, ठीक है, सऊदी अरब की बात नहीं कर रहा मैं यहां पे, लेकिन ये यहां पे कतर, आप इन सब के लिए हीरो हैं। आप इन सब के लिए हीरो हैं। तो भाई अगर इसको टपका दिया, इसको गुड नाइट बोल दिया, तो ये बड़ी बेइज्जती। अच्छा, अब इन्होंने बोला ईरान ने कि हम अटैक करेंगे। अब मैं आपको पूरे वीडियो में यह बताऊंगा कि अगर ईरान अटैक करता है तो कैसे करेगा। ठीक है, पहली चीज दोस्तों, इनके पास F4, F5, सुखोई 24, मिग 29, ये कुछ जेट्स हैं इनके पास, फाइटर जेट्स। अगर ये हवाई हमला करते हैं और ये ईरान से करते हैं, ये तेहरान टू तेल अवीव पकड़ लेते हैं दोस्तों, मोटा मोटी डिस्टेंस पकड़ लेते हैं। ये तेहरान है, ठीक है, और यहां पे तेल अवीव है। इसके बीच में लगभग 1900 किलोमीटर का फासला है, लगभग, राइट, विच मीन्स आना जाना 3800 किलोमीटर। विदाउट मिड एयर रिफ्यूलिंग इट इज इंपॉसिबल। ठीक है,
तो ये अपने फाइटर जेट से अटैक करेगा इजराइल के ऊपर, मुझे नहीं लगता। अब ये मीडिया पूरा, इसके पास इतने जेट हैं, इसके पास इतने जेट हैं, इसके पास इतनी पनडुब्बी हैं, इसके पास, ये मीडिया यही सब बातें करता रहता है, इसके पास इतनी फौज है। उससे क्या होगा किसके पास कितनी भी फौज है? बात यह है कि आपके बॉर्डर नहीं मिलते हैं। आज की तारीख में रशिया है यहां पे, ये पूरा रशिया है। रशिया क्यों सक्सेसफुल हो गया? रशिया इसलिए सक्सेसफुल हो गया क्योंकि यूक्रेन के साथ उसका बॉर्डर मिलता है। यहां से लो, इनका बॉर्डर तो मिलता ही नहीं। ईरान यहां पे है, इजराइल यहां पे है। अगर ये यहां से भी अटैक करता है तो उसको इराक के थ्रू जाना पड़ेगा, यहां पे इसको जॉर्डन के थ्रू जाना पड़ेगा, राइट, या फिर सीरिया के थ्रू जाना पड़ेगा, फिर यहां से आएगा। सऊदी अरब अलाउ नहीं करेगा, जॉर्डन अलाउ नहीं करेगा। ये आएंगे कैसे? इनकी मिलिट्री को, अगर ये टैंक भेजेगा यहां से, क्या ये टैंक भेजेगा? आप खुद सोचिए, टैंक भेज नहीं सकता ये यहां से बाहर टैंक निकालेगा, इसके टैंक यहीं पे ठोक दिए जाएंगे, ईरान के बाहर यहीं पे ठोक दिए जाएंगे। दुनिया भर की फोर्सेस यहां पे इकट्ठा होकर ईरान को थैंक यू बोल देंगे। क्या ईरान के फाइटर जेट्स यहां से मार सकते हैं इतनी दूर? नहीं, क्योंकि उनको मिड एयर रिफ्यूलिंग करनी पड़ेगी। और मुझे नहीं पता कि उनके फाइटर जेट्स अब किस स्टेट में हैं, क्योंकि हर चीज पे इनके सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो इनकी एयरफोर्स का बंटाधार हो रखा है। और यहां से अगर ये जाते भी हैं, जैसा मैंने बोला कि मिनिमम 3800 किलोमीटर इनको लगेंगे। 3800 तो अगर यहां से भी कोने से भी करते हैं कहीं से, तो 3500 तो कहीं नहीं। और 3500 की कैपेबिलिटी है ही नहीं यार, इतना ऑपरेशनल रेंज है ही नहीं उनका कि वहां पे जाके मिशन करें और फिर वापस आ जाएं। दैट इज इंपॉसिबल, दैट दे कैन नॉट डू। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब दोस्तों समुद्री रास्ता, समुद्री रास्ता कैसे होगा? समुद्री रास्ता यहां पे है नहीं कोई ईरान से। ये यहां से ब्लॉक है, यहां से, अब यहां से आएगा, यहां से आएगा सुएज कैनाल से। ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, ये छोड़ दीजिए। ईरान दो काम कर सकता है, या तो ईरान इराक के अंदर से, ठीक है, अपने ड्रोन्स लॉन्च करता है, जैसे कि पहले उसने ड्रोन्स और रॉकेट से काम करने की कोशिश करी थी, और उसके पास हैं 2000 किलोमीटर के रेंज के उसके पास रॉकेट्स हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि ईरान मारने की क्षमता नहीं रखता इजराइल को, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहां पे ईरान अगर करता है, और इराक के अंदर भी इसने अपने ड्रोन्स लगा रखे हैं, तो यहां से कर सकता है। लेकिन अगर यह करता है तो जैसे पिछली बार जॉर्डन ने और सऊदी अरेबिया ने मिलके रोके थे उनकी मिसाइल्स, उनके ड्रोन्स, इस बार भी जॉर्डन और सऊदी अरेबिया, क्यों ये कहेंगे यार तुम हमारी जमीन के ऊपर से, हमारे 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 फ्लाइट पाथ जो है हमारी उससे है, इट्स थ्रू आवर एयर स्पेस, हाउ कैन वी अलाउ दिस? दे विल नॉट अलाउ। तो ये हो जाएगा। यहां पे इनकी मुलाकात होगी एरो 3 मिसाइल से, मैं इजराइल की बात कर रहा हूं। एरो 3 मिसाइल से इनकी मुलाकात होगी, डेविड स्लिंग से, और इनकी मुलाकात होगी आयरन डोम से। यह मानना कि यहां से ये लोग मिसाइल मारेंगे, ड्रोन मारेंगे और बड़े पैमाने पे तबाही बर्बादी होगी इजराइल के अंदर, यह मामला थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, राइट? अब हम आते हैं असली चीज जो ये करेगा। मिसाइल जरूर मारेगा, रॉकेट जरूर मारेगा, उससे ज्यादा पिछली बार इन्होंने इतने रॉकेट मारे थे, कद्दू नहीं भरा वहां पे, ठीक है, नथिंग हैपेंड। एक कोई बिल्डिंग का शीशा विशा टूट गया, इससे ज्यादा कुछ करा नहीं इन लोगों ने, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूं, लोग ये सोचते हैं, मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं दोस्तों, लोग ये सोचते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच में बड़ी नफरत है। ये बात सच है कि दोनों के बीच में बहुत नफरत है, लेकिन इससे बड़ा सच एक और है दोस्तों। इससे बड़ा सच ये है कि सऊदी अरब भी ईरान से नफरत करता है, और ये मुसलमान देश है, ठीक है। ओमान ये भी कतराता है ईरान से, ये भी सच है। ये आपका जॉर्डन है, जॉर्डन कतराता है ईरान से, ये भी सच है। आपके बाकी जितने भी यहां पे मुस्लिम कंट्रीज हैं, देखिए ये सारी की सारी सुन्नी कंट्रीज हैं, ये शिया कंट्री है, ठीक है। हां, इराक इज मेजॉरिटी शिया, दो ट्रेडिशनली रूल्ड बाय सुन्नीज, इट इज मेजॉरिटी शिया। तो हम इराक को यहां से छोड़ देते हैं। बाकी ज्यादातर लोग, ठीक है, पैलेस्टीन के मामले में जरूर एवरीबॉडी वुड बी सपोर्टिंग, द स्ट्रीट वुड बी सपोर्टिंग, लेकिन ईरान से सब लोग डरते हैं। और क्यों डरते हैं दोस्तों, और क्यों नफरत करते हैं? मुसलमान देश ईरान से क्यों नफरत करते हैं, आज मैं आपको यह भी ये सब चीजें जियोपॉलिटिक्स में और वॉर में बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है? जॉर्डन एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, और जॉर्डन का जो शासक है, जो जॉर्डन का सुल्तान है, जो बादशाह है वहां का, उसकी फैमिली डायरेक्टली प्रॉफिट मोहम्मद से अपना सिलसिला जोड़ती है। ही क्लेम्स टू बी अ डायरेक्ट डिसेंडेंट फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद। तो ये तो प्योर मुसलमान है एकदम, द प्योरेस्ट ऑफ द प्योर, इफ ही इज डिसेंडिंग फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद। ये यहां पे है जॉर्डन, ठीक है जी, ये वाला। अब जॉर्डन इजराइल के साथ क्यों है?
जॉर्डन इजराइल के साथ इसलिए है क्योंकि इनकी बिजली और इनकी पानी का सप्लाई ज्यादातर इजराइल से आता है और इजराइल के साथ इनके रिश्ते अच्छे हैं। बाय द वे, इजराइल जानबूझ के कहीं किसी के घर में घुस के देखो, इजराइल का जो जवाब है वो डिस्प्रोपोर्शनेट है। आप ये कह सकते हैं कि आपने ईंट मारी थी इजराइल को, आपने तो ईंट मारी थी, तो आपका भी यही एक आपकी उम्मीद थी कि भैया वो भी जब जवाब देगा ईंट से देगा। उसने पूरा माउंट एवरेस्ट मार दिया आपके सर पे, फिर आपने विक्टिम कार्ड प्ले करा कि क्यों हुआ, लेकिन ईंट सबसे पहले किसने मारी थी? तो इजराइल की पॉलिसी है आप ईंट मारोगे वो पहाड़ मारेगा। ठीक है, अच्छा, ये अगर यहां से ड्रोन उड़ाते हैं तो मैंने जैसे आपको बोला कि बीच में कई लोग हैं जो रोक देंगे। अब ये लोग क्या करेंगे मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए साहब जरा ध्यान से। वेदर इट इज लेबनन, वेदर इट इज पैलेस्टीन, यहां पे ये दोबारा एक्टिवेट करेंगे हमास को, ये दोबारा एक्टिवेट करेंगे हिजबुल्लाह को, ये दोबारा एक्टिवेट करेंगे अपने और टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को। मैं आपको इनके 2-3 ग्रुप्स का नाम बताऊंगा और उनकी लोकेशन भी बताऊंगा कि किस तरीके से ईरान इनको फंड करता है और इस्तेमाल करता है। दोस्तों, अंसारुल इस्लाम एक टेरर ग्रुप है जिसको ईरान न सिर्फ फंड और ट्रेन करता है, उसको इक्विप भी करता है, उसको ऑपरेशनल डायरेक्शंस भी देता है, और इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड IRG है ना, ये इनको पूरा का पूरा कंट्रोल करता है। दैट इज हाउ ईरान कंट्रोल्स। तो अंसारुल इस्लाम जो था ये पहले इराक में था एक्टिव, इस एरिया में, यहां पे अमेरिकन के ऊपर अटैक करना, इसके ऊपर उसके ऊपर अटैक करना, ये सारी फोर्सेस के ऊपर अटैक करना। लेकिन अब कुछ साल पहले अंसारुल इस्लाम शिफ्ट हो गया सीरिया। दे हैव नाउ शिफ्टेड टू सीरिया। इनके ऑपरेशन सीरिया के आ गए हैं पास में, यानी कि सीरिया के अंदर हैं बट ये इधर हैं। तो यानी कि इनके लिए यहां पे अगर ये जैसे ये लेबनान यहां पे है, इनके लिए लेबनान पार करके, सीरिया से लेबनान पार करके इजराइल को हिट करना इनके लिए मुश्किल नहीं है। एक और ग्रुप है इनका हुरास अल दीन। हुरास अल दीन, उसके पास भी कई हजारों फाइटर्स हैं और वो भी सीरिया में एक्टिव है। इस ग्रुप को भी ईरान ने पैसे दिए हैं, ईरान ने फंड किया है, ईरान ने हथियार दिए हैं, ईरान ने पैसा डॉलर दिए हैं और ईरान उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना के उनको भी कंट्रोल करता है। दोस्तों, हुथी रिबेल्स हैं यहां पे यमन में, आपको तो पता ही है हुथी रिबेल्स यहां पे हैं। वो हुथी रिबेल्स जो हैं वो सुएज कैनाल में आसपास इस एरिया में जो इजराइल का ट्रैफिक है, जो सी बेस्ड ट्रैफिक है, विच इज गोइंग फ्रॉम वेरियस पोर्ट्स इन इजराइल इंक्लूडिंग हाइफा, क्योंकि हाइफा का यहां से भी जाएगा, कहीं से भी आएगा, वेर एवर इट कैन, राइट, एंड दिस इज द सुएज कैनाल राइट हियर माय फ्रेंड्स। इसको अटैक कर सकते हैं हुथी रिबेल्स और यहां पे अपने इस पूरे एरिया में ये लोग अपना दबाव डाल सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड अटैक हो सकता है ईरान की तरफ से। तो दोस्तों, ये था ओवरऑल लेआउट, किस तरीके से ईरान हमला कर सकता है। अब उन्होंने बोल दिया, यलगार हो गई है, उन्होंने बोल दिया कि साहब हम इजराइल पर अटैक करेंगे। मैं फिर कहता हूं कि मुझे बहुत मुश्किल लगता है, नामुमकिन तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन मुझे मुश्किल यह लगता है कि ये लोग अपने टैंक दौड़ा देंगे इजराइल के ऊपर। बहुत मुश्किल है। और मुझे यह भी मुश्किल लगता है कि ये लोग अपने फाइटर जेट्स भेजेंगे, जबकि भेज सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मुझे मुश्किल लगता है, हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत हो, लेकिन अपनी लैंड फोर्सेस भेजना, अपनी लैंड फोर्सेस भेजना, क्रॉसिंग इराक, क्रॉसिंग सीरिया, क्रॉसिंग जॉर्डन, देन लैंडिंग अप इन, नो, वेरी 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 अनलाइकली, वेरी अनलाइकली। और यहां पे इजिप्ट है दोस्तों, और इजिप्ट और वैसे ही इजराइल की सांठगांठ है। दे हैव अ ट्रीटी, दे हैव साइंड इट, दे आर एट पीस। थोड़ा बहुत तू मैं फोन पे एक दूसरे को गाली दे देते हैं, लेकिन इससे ज्यादा इनके बीच में कुछ होता नहीं है, दोनों फिट हो रखे हैं। तो ये पूरी चीज हमें समझने की जरूरत है दोस्तों कि किस तरीके से ईरान ने ये बोला है कि हम हमला करेंगे, किस तरीके से हमला करेगा, कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से टेरर ग्रुप्स को, या फिर कौन कौन सी मिसाइल यूज करेगा वो। दोस्तों, ईरान की एक मिसाइल है शहाब 3, और अगर ईरान शहाब 3 मिसाइल इराक के किसी कोने से या यहां से इजराइल के ऊपर चलाता है तो 1300-1400 किलोमीटर की मारक क्षमता उसकी है। शहाब 3 इजराइल पहुंच सकता है। जो सेजल मिसाइल है ईरान की, उसकी मारक क्षमता 2500 किलोमीटर की है, यानी कि यहां से अगर तेहरान के आसपास से भी फायर करेगा तो वो इजराइल को चोट पहुंचाने की क्षमता रखता है। एक और मिसाइल है इनकी कदर।
कदर मिसाइल जो है उसका रेंज है 1800 किलोमीटर, यानी कि 1800 किलोमीटर। और अगर ये कदर मिसाइल फायर करते हैं तो ईरान के अंदर से शायद ये ना कर पाए, इनको फिर ये इराक से फायर करनी पड़े या फिर सीरिया से भी फायर कर सकते हैं। ये कहीं से भी अपना जुगाड़ लगा सकते हैं क्योंकि इनके ठिकाने हर जगह हैं। इन्होंने रातों रात मूव करे, ट्रेन से मूव करे, ट्रक से मूव करे और वहां से ये मिसाइल फायर कर सकते हैं इजराइल की ओर। ईरान की मिसाइल खुर्रम शहर, इसका भी 2000 किलोमीटर का रेंज है, यानी कि इस मिसाइल को फायर करने के लिए इनको इराक या सीरिया कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्ट ईरान से ये फायर कर सकते हैं। जुल्फिकार मिसाइल है, जुल्फिकार मिसाइल का रेंज कम है, ओनली 700 किलोमीटर। तो अगर हां सीरिया के अंदर कहीं डमास्कस के आसपास या लेबनान के आसपास से फायर करते हैं, हो सकता है ये हिजबुल्ला के साथ शेयर करें और वो अटैक करवा सकते हैं थ्रू हिजबुल्ला और थ्रू देयर फोर्सेस इन सीरिया, स्पेशली द साउथ ऑफ सीरिया, साउथ ऑब्लिक वेस्ट सीरिया से वो इजराइल के ऊपर अटैक करवा सकते हैं। 700 किलोमीटर है, बहुत है उस मिसाइल के लिए रेंज, वो एरिया बहुत है, वहां से आराम से पहुंच जाएगा वो। और दोस्तों इसकी आखिरी मिसाइल जिसके बारे में बताऊंगा, खुर्रम शहर 4। खुर्रम शहर 4 कैन कैरी मल्टीपल वॉरहेड्स, यानी कि एक मिसाइल के अंदर कई सारे वॉरहेड्स हैं, मल्टीपल वॉरहेड्स हैं, दे कैन एंगेज मल्टीपल टारगेट साइमल्टेनियसली। इस रेंज का मिसाइल है 2000 किलोमीटर, यानी कि इस मिसाइल को भी इस्तेमाल करने के लिए डायरेक्टली ईरान से ये फायर कर सकते हैं इजराइल की ओर। लेकिन जैसा मैंने बताया, इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है दोस्तों, दोज आर अमंग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, अमंग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, इजराइल के पास जैसा मैंने बोला एरो 3 मिसाइल्स हैं, वो आगे लगी हैं, थोड़ा अंदर उसके डेविड स्लिंग लगा है और बिल्कुल पास उसके आयरन डोम लगी है। इन तीनों को पार करके आना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं कहूंगा, क्योंकि इजराइल के ऊपर पहले भी मिसाइल गिरा चुके हैं, हमास वाले गिरा चुके हैं, सब लोग गिरा चुके हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। व्हेन ऑल दीज 3 आर इन एक्शन इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन आखिरी चीज जो मैं आपको आज बताना हूं वो ये बता रहा हूं कि इजराइल के पास एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है दोस्तों। और क्यों इंपॉर्टेंट है ये, और इजराइल इस हथियार का जरूर इस्तेमाल करेगा अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती है तो। दे हैव द F-35, लॉकहीड मार्टिन का F-35 इज द मोस्ट एडवांस्ड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड, द मोस्ट एडवांस्ड। हवाई जहाज बड़ा है, हवाई जहाज बड़ा है, लेकिन दोस्तों रडार पे दिखता नहीं है। ये 5th जनरेशन है, ये स्टेल्थ है। लोग कहते हैं कि इतना बड़ा हवाई जहाज जब उड़ता है रडार पे तो आपको लगता है जितना गोल्फ बॉल या टीटी बॉल, टेबल टेनिस की बॉल आपने देखी, उससे थोड़ा सा बड़ा साइज ऐसे दिखता है, तो आपको पता ही नहीं लगता एयरक्राफ्ट आ रहा है। और खुले में उड़ेगा और रडार में पता नहीं लगेगा। यहां पे अगर लॉन्च करता है इजराइल यहां से, ठीक है जी, यहां से इजराइल लॉन्च कर रहा है अपने F-35 की एक उन्होंने स्क्वाड्रन लॉन्च करी, वो लोग गए सीधा यहां पे बॉम्ब करके आ गए। जब तक ईरान को पता लगेगा कि हमारे लोगों का यहां पे गुड नाइट हो चुका है, ये वापस तेल अवीव में जाके कॉफी पी रहे होंगे। दैट इज द कैपेबिलिटी ऑफ F-35। क्या ईरान के पास कोई ऐसी चीज है कि वो F-35 को गिरा दे? बिल्कुल है, बिल्कुल ईरान के पास है। लेकिन वो हवाई जहाज F-35 को आसमान से गिराना आप तब गिराओगे जब वो दिखेगा। सबसे बड़ी बात है, रडार में पकड़ में नहीं आता वो, आप लॉक ऑन कैसे करोगे उसके ऊपर? आपकी जो एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज हैं वो किस तरीके से एंगेज करेंगी? आपकी जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं वो किस तरीके से एंगेज करेंगी? ये काफी सारी चीजें, आपके सैम्स कैसे एक्टिव होंगे, वो रडार में दिखता ही नहीं है, लगभग इनविजिबल है वो। एज आई सेड, द साइज ऑफ अ गोल्फ बॉल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कैच इट। दिस इज अमेरिकन टेक्नोलॉजी और इनके पास, और इन भाइयों के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। इनके पास वही पुराने लद्दड़ से जहाज हैं, ठीक है जी, और वो जहाज जो है वो कितने उड़ते हैं कितने नहीं उड़ते, नोबडी नोज, बट दिस इज व्हाट इज लाइकली टू हैपन इन द नेक्स्ट 1 वीक और सो। देखते हैं क्या होता है। दोस्तों आप चलते हैं सवाल और जवाब की ओर। दोस्तों ये एहसान हबीब जैद ये कह रहे हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। अगर इजराइल हमारा दुश्मन बन जाए तो मोसाद हमें कितना डैमेज कर सकता है? वी हैव टू थिंक, शुड वी हैव टू थिंक नाउ? एहसान जी, ऐसा है कि यह बात आपकी ठीक है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देयर इज नो फ्रेंड एंड देयर इज नो परमानेंट एनिमी। इजराइल हमारा दुश्मन बनेगा, इसके चांसेस बहुत कम है, इसके बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि दुश्मनी की एक वजह होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि असंभव है या इम्पॉसिबल है या ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, जियोपॉलिटिक्स में तो होता नहीं है। लेकिन आपके परसेंटेज चांसेस क्या हैं? इजराइल का हमसे क्या लेना देना है?
हमारी क्या दुश्मनी है इजराइल के साथ? कोई जमीन की दुश्मनी है या किसी और चीज की दुश्मनी? हमारी दुश्मनी है ही नहीं इजराइल के साथ। रेडिकल इस्लामिस्ट उनके भी दुश्मन है, रेडिकल इस्लामिस्ट हमारे भी दुश्मन है। और इजराइल ने हमारी ऐसी ऐसी जगह मदद करी है। 1971 में मदद करी उन लोगों ने, कारगिल में मदद करी है, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में मदद करी है। इजराइल ने भारत की तब मदद करी है जब भारत के और उनके औपचारिक संबंध भी नहीं थे। देयर वाज नो फॉर्मल रिलेशनशिप, डिप्लोमेटिकली हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, तब इजराइल ने हमारी मदद की है। तो कोई ये कहता है कि भारत और इजराइल दुश्मन बन जाएंगे कल, अगर आप किसी जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट को ये सुनाएंगे तो उसको लगेगा आप लतीफा सुना रहे हैं, आप जोक सुना रहे हैं, वो खूब हंसेगा। दूसरा है चंदू राजन, ये कह रहे हैं कि मोदी जी की जो यूक्रेन की विजिट है, जो आने वाली विजिट है, जो आई थिंक बाय 24 अगस्त ही विल बी इन यूक्रेन, क्या ये सिक्योरिटी कंसर्न्स इसमें हैं? और क्योंकि यूक्रेन में लड़ाई है और बड़े स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। देखिए, ऐसा होता है कि जब कोई प्रधानमंत्री जाता है कहीं पे तो फिर प्रोटोकॉल अलग रहता है मोदी जी के साथ। और एक और चीज है ना, व्हेन मोदी जी गोज टू यूक्रेन, राइट? अब देखो, मैं आपको बता ही देता हूं, ये यूक्रेन है, ठीक है? भारत जब जाएगा यूक्रेन, वेयर डू यू थिंक ही विल गो फ्रॉम? लेट्स से ही गोज फ्रॉम हियर, ठीक है, एंड ही फ्लाइज ऑल द वे। और एज अ मार्क ऑफ गुडविल, मोदी जी ये भी कह सकते हैं कि मैं यहां से उड़ूंगा और मैं रशिया के थ्रू जाऊंगा, रशिया को बताते हुए रशियंस एंड इंडियंस आर वेरी गुड फ्रेंड्स। ही कुड डू दैट ऑल्सो, क्योंकि कौन सा फ्लाइट पाथ आप ले रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं, किस देश के ऊपर से। एंड पास्ट में ऐसा हुआ है यार, पास्ट में ऐसा हुआ है कि रशिया अगर कोई गए हैं तो वहां पे इंडियन एयरफोर्स के भी जहाज हैं, सब कुछ है, देयर आर एसपीजी कमांडोज, देयर इज द होल जिंग मैंग। तो ये सब अब देखिए ना, यूएस के प्रेसिडेंट हुए हैं, इंडिया के तो स्टेक्स इस वॉर में क्या है आप ये देखिए ना। अब ये यूक्रेन है, ये रूस है, इनके बीच में हमारे जो स्टेक्स हैं वो सप्लाई चेन को लेकर हैं। हम तो ना किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, ना हम किसी के खिलाफ हैं, ना हम इनको हथियार दे रहे हैं, ना हम इनको हथियार दे रहे हैं। तो हमारे वी आर अ न्यूट्रल पार्टी। तो एक तो उससे डेंजर कम है। दूसरी बात यह है कि इज वेल प्रोटेक्टेड एंड इज गोइंग टू बी अ स्टेट गेस्ट ऑफ यूक्रेन, और यूक्रेन की जिम्मेदारी है ये। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है इनका नाम क्या है, ये 13,007 इनका नंबर है, और ये कह रहे हैं कि भारत कब कंडेम करेगा और क्रॉस एलओसी एक्शन कब लेगा। डिफेंस मिनिस्ट्री इंपैक्ट प्लानिंग कर रही है, क्या कर रही है? इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, जियोपॉलिटिकल रिलेशंस, पॉलिटिकल इंपैक्ट, मिलिट्री रिटेलिएशन। 35 साल हमने जस्ट प्लानिंग में वेस्ट कर दिए। व्हाई नॉट टेक एक्शन एंड सी लेटर? अब आई डोंट नो, आई एग्री विथ यू, इंडिया शुड टेक एक्शन। बहुत टाइम हो गया, एंड इंडिया शुड टेक डायरेक्ट एक्शन, इवन इफ इट मीन्स अ लिमिटेड वॉर। आपको पाकिस्तान के साथ करना पड़ेगा, आपको एक बार उनको हिलाना पड़ेगा बुरी तरीके से, तब ये लोग लाइन पे आते हैं। इंडियंस इस चीज के बड़े प्राउड हैं कि हमने कभी पाकिस्तान के साथ लड़ाई शुरू नहीं करी। हर समय जो लड़ाई है पाकिस्तान ने शुरू करी है। मैं कुछ अलग नजर से देखता हूं। मैं इंडियन एस्टैब्लिशमेंट से आज ये पूछना चाहता हूं कि हमने क्यों नहीं शुरू करी कभी? मौका है, कर दीजिए, क्योंकि ये तो रुकेंगे नहीं भाई लोग, इनको मारना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहां पे मेरा वीडियो होता है खत्म। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।